नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897462360455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम हरियाणा पीसीएस 2021 के लिए जीएस फुल लेंथ टेस्ट मॉक टेस्ट नंबर 6 को देखने वाले हैं। अभी तक जितने भी टेस्ट आ चुके हैं उसको अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो आप उसको बेहतर से बेहतर समझ सकेंगे। चलिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि सभी इसका भरपूर लाभ उठा सकें। आइए, पहला प्रश्न है, बंगाली, अंग्रेजी और कोक बोरोक भाषाएं निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य की राजकीय भाषाएं हैं? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि त्रिपुरा। निम्नलिखित का सही मिलान करें। यहाँ देखेंगे सूची 1, सूची 2 दी गई है। गोवा, दुदुमा जलप्रपात, ओडिशा, दूधसागर जलप्रपात, छत्तीसगढ़ तीरथगढ़ जलप्रपात, मध्य प्रदेश धुआंधार जलप्रपात और कूट दिया गया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कुछ इस तरह से होगा कि गोवा, यहाँ पर देखेंगे दूधसागर जलप्रपात, ओडिशा दुदुमा जलप्रपात, छत्तीसगढ़ तीरथगढ़ जलप्रपात, मध्य प्रदेश धुआंधार जलप्रपात। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य और गर्म पानी के स्रोत, ओडिशा तप्तापनी, देखेंगे आप। इसके बाद झारखंड अकोली, मध्य प्रदेश धूनी पानी, इसके बाद मेघालय जक्रेम। इस प्रश्न का पूछ रहे हैं कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो आप देखेंगे झारखंड वाला जो ये ऑप्शन दिया गया है ना वो सही नहीं है। क्यों? जो अकोली गर्म पानी का स्रोत है वो महाराष्ट्र राज्य में है, ना कि झारखंड में। बाकी के ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। भारत में अभ्रक की प्रमुख खानों और जिलों से संबंधित पूछ रहे हैं, राज्य और जिले की बात। आंध्र प्रदेश, पूर्वी गोदावरी, राजस्थान भीलवाड़ा, झारखंड गिरिडीह, इसके बाद बिहार भागलपुर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ का इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। समझिए कैसे। यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश के सामने पूर्वी गोदावरी लिखा है वो गलत है। क्यों? यहाँ पर पश्चिमी गोदावरी होगा। बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे के अंतर्गत लगभग 1700 किलोमीटर की लंबाई को कवर करता है? दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, कोलकाता चेन्नई, दिल्ली कोलकाता। तो ऑप्शन सी यानी कि कोलकाता और चेन्नई। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी है? नर्मदा, कावेरी, तापी, पेन्नार। तो कौन सी सबसे छोटी है? इसमें क्या कह रहा है, कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी है? तो वो पेन्नार है। ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? टोंगा गर्त प्रशांत महासागर, मिंडानाओ गर्त प्रशांत महासागर, अटाकामा गर्त प्रशांत महासागर, रोमांशी गर्त प्रशांत महासागर। पूछ रहे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जबकि देखेंगे तीनों सुमेलित तो है सही, बट ऑप्शन डी नहीं है। क्यों? आप देखेंगे रोमांशी जो गर्त है, जो ट्रेंच है रोमांशी, वो कहाँ पर है? वो मिड अटलांटिक ओशियन का है। ठीक है। बाकी के ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट दिए गए। अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारवाड़ प्रक्रम की कौन सी श्रेणी मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में फैली हुई है? चंपानेर श्रेणी, सौसर श्रेणी, सकोली श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि कौन सी जो है वो धारवाड़ा प्रक्रम की कौन सी श्रेणी एमपी के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में फैली हुई है? तो इनमें से तो कोई नहीं है। तो कौन सी ऐसी श्रेणी है? वो है क्लोजपेट श्रेणी है। क्लोजपेट श्रेणी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सी श्रेणी के मध्य है ये? क्लोजपेट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्लोजपेट श्रेणी। ठीक है, क्लोजपेट श्रेणी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य भारतीय जलवायु के कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार डीएफसी प्रकार की जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है? सिक्किम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो मणिपुर नहीं आता है इसके अंतर्गत।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। आंध्र प्रदेश वेमागिरी ताप विद्युत केंद्र, असम वोन्नगाई गांव ताप विद्युत केंद्र, बिहार कहलगांव ताप विद्युत केंद्र, मध्य प्रदेश राजीव गांधी ताप विद्युत केंद्र। तो इसमें से गलत कौन सा है वो हमें समझना है। ऑप्शन डी गलत है। क्यों? जो राजीव गांधी ताप विद्युत केंद्र है वो मध्य प्रदेश ना होकर बल्कि हरियाणा है। बाकी के ऑप्शंस क्या होते हैं आपके करेक्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। शहर और दूसरी तरफ उद्योग दिए गए हैं। डर्बीशायर ऊनी वस्त्र, व्लादिवोस्तोक पोत निर्माण, यवाटा मांस प्रसंस्करण, ओटावा कागज उद्योग। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि यटावा शहर जो है उसका उद्योग वहाँ पर क्या है? लोहा इस्पात है, ना कि मांस प्रसंस्करण। बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। प्रथम बौद्ध संगीति कनिष्क, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगीति अजातशत्रु और चतुर्थ बौद्ध संगीति अशोक। तो सही विकल्प कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरी तरह से ठीक है, बाकी के गलत है। क्यों समझिए। जो प्रथम बौद्ध संगीति है उसके वो यहाँ पर अजातशत्रु है और द्वितीय बौद्ध संगीति करेक्ट है। तृतीय बौद्ध संगीति के सामने यहाँ पर अशोक होगा, ना कि अजातशत्रु। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के आगे अशोक नहीं बल्कि कनिष्क होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर कनिष्क होंगे। बाकी के मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सचिंद्र नाथ सान्याल ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन किया था? बंदी जीवन समाचार पत्र, लीडर समाचार पत्र, वंदे मातरम समाचार पत्र, सुधारक समाचार पत्र। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी के क्या होंगे समझ लेते हैं। जैसे लीडर समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय, वहीं आप देखते हैं वंदे मातरम समाचार पत्र मैडम भीकाजी कामा, सुधार समाचार पत्र गोपाल गणेश यहाँ पर है कि अगर कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे राजद्रोही सभा अधिनियम कब हुआ था? ये 1907 में। वही देखिएगा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908। इसके बाद देखते हैं भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। तो इस प्रश्न का कालानुक्रम क्या, सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना। 1857 के विद्रोह से संबंधित विद्रोह के केंद्र उनके नेता हैं। बागपत जनरल वक्त खान, बरेली खान बहादुर, दिल्ली कुंवर सिंह, बिहार शाहमल। तो यहाँ पर इसको ऐसे समझना है, सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो देखेंगे कि जो ऑप्शन बी है ना, विद्रोह का केंद्र और उनके जो नेता हैं वो पूरी तरह करेक्ट हैं। कौन से विद्रोह की बात करें? 1857 के विद्रोह, उसका केंद्र क्या? बरेली की बात करें, वहाँ के नेता कौन थे? खान बहादुर। बाकी की गलत क्यों है? बागपत का आप देखेंगे कौन थे नेता? शाहमल। दिल्ली की देखेंगे आप तो वो जनरल वक्त खान थे। ठीक है, बिहार के आप देखते हैं कुंवर सिंह थे। स्पष्ट हो रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है आज का? निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 में हुई थी। वहीं आप देखते हैं कि पालखेड़ का जो युद्ध हुआ था 1728 में हुआ था। वहीं अहमदाबाद मिल जो स्ट्राइक है वो 1918। इसके बाद बैरकपुर विद्रोह 1824। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस वाइसराय के शासनकाल के दौरान 1885 ईस्वी में वर्मा को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है इस प्रश्न का। तो देखिए इसमें क्या करेक्ट है कि आप समझिए कि जो किस वाइसराय की बात कर रहा है शासनकाल के दौरान ऐसा हुआ। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के दौरान 1885 ईस्वी में वर्मा को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। लॉर्ड डफरिन किसके? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। ठीक है, डफरिन के। क्या आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक का था? कब से कब तक का था लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916, मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 1916, साबरमती आश्रम की स्थापना 1915, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1916। तो गलत कौन सा है इसमें? ऑप्शन बी गलत है। बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है। समझिए कैसे। मॉन्टेग्यू की जो अगस्त घोषणा है वो 1916 नहीं बल्कि 1917 में हुई थी। बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1885 में बम्बई में सेवा सदन की स्थापना की थी? तो किसने की थी? बहराम जी एम मालावारी ने की थी। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सूचकांक प्रकाशित नहीं किया जाता है? विश्व आर्थिक आउटलुक, वैश्विक सूचकांक प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, समावेशी विकास सूचकांक। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विश्व आर्थिक आउटलुक। देखिए इसको ऐसे समझते हैं। देखिए विश्व आर्थिक आउटलुक किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ठीक है, अब आप देखेंगे वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये भी प्रस्तुत की जाती है। समावेशी विकास सूचकांक यदि
यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा ही यहाँ पर जो है प्रकाशित की जाती है। पूछा कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सूचकांक प्रकाशित नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन ए नहीं किया जाता क्योंकि वो IMF के द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बेसल, इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वियना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा। तो पूछ रहे हैं कौन से हैं जो वो सही तरह से करेक्ट जो है वो नहीं मिलान है उनका, तो ऑप्शन बी है जो करेक्ट नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर भी है और इसको ऐसे समझते ऐसा क्यों है। आप देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है वो वियना में ना होकर आप देखेंगे कहाँ पर है, ये लुसानी यानी कि स्विट्जरलैंड में है। बाकी आप देखते हैं ये सभी जो है ये भी बेसल भी स्विट्जरलैंड में है, ये इसका हेग देखेंगे नीदरलैंड में और जिनेवा जिसकी बात कर रही स्विट्जरलैंड है। तो ये कथन यानी कि ये प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर क्या सही सुमेलित नहीं इसको देखना है। जैसे 22 मार्च विश्व जल दिवस, 20 अप्रैल विश्व गौरैया दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। तो पूछ रहे हैं यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। क्यों? देखिए 20 जो विश्व गौरैया दिवस है वो 20 अप्रैल को नहीं बल्कि 20 मार्च को मनाया जाता है। बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि MSME यहाँ पर दिया गया MSME एक्सपोर्ट्स की बात करा है। MSME निर्यात में वृद्धि से संबंधित उपायों का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन सी यानी कि RS गुजराल समिति का गठन किया गया था। इसको इस तरह से समझिए, ये जो उर्जित पटेल समिति है ये मौद्रिक ढांचे की जाँच के लिए इसको बनाया गया था। वहीं आप देखते हैं AC शाह समिति गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में सुधार के लिए इसको लाया गया था। और RS गुजराल समिति मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्रश्न में कि MSME निर्यात में वृद्धि से संबंधित उपायों के सुझाव के लिए लाया गया था। केलकर समिति यानी कि अंतिम समिति की बात की जाए तो किसके लिए? कर संरचना में सुधार यानी कि रिफॉर्मिंग द टैक्स जो है स्ट्रक्चर की बात की गई, उसके सुधार के लिए इसको लाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कढ़ाई एक केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक रूप से प्रचलित है? काशीदकारी कढ़ाई, लंबानी कढ़ाई, शामी लामी कढ़ाई, करचोबी कढ़ाई। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो काशीदकारी कढ़ाई है वो आप देखते हैं जो आपका UT है जम्मू कश्मीर, आप देखेंगे लंबानी कढ़ाई जो है वो कर्नाटक, और शामी लामी कढ़ाई आप देखते हैं वो कहाँ की है? मणिपुर की, और करचोबी कढ़ाई राजस्थान की है। ठीक है, राजस्थान की व्यापक रूप से प्रचलित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। मंथा हयाग्रव पधार के लेखक, भट्टी कुमार संभव के लेखक, कालिदास किरातार्जुनीयम के लेखक, और भारवी रावण वध के लेखक। तो इसमें पूछा कौन सा सही है? जो पूरी तरह से सही मिलान है तो ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि तीनों ऑप्शन से गलत है। ऐसा क्यों है देख लेते हैं। देखेंगे भट्टी के जो आप देखेंगे रावण वध के जो लेखक हैं वो भट्टी हैं, ऐसे मिला देती हूँ। रावण वध के लेखक कौन है? भट्टी हैं। वहीं देखेंगे कालिदास, ये जो कुमार संभव के जो लेखक है वो कालिदास है। और इसके बाद अगर हम किरातार्जुनीयम के लेखक की बात करें तो वो भारवी हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महल के पहरेदारों के प्रमुख को संदर्भित करता है? तो यहाँ पर महाप्रतिहार, दंडा पशिक, विनय क्षिति स्थापक और अक्षपटलाधिकृत है। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए यानी कि महाप्रतिहार सही है। आप देखेंगे जो दंडा पशिक है वो जिला स्तर का पुलिस अधिकारी होता है। अगर हम बात करें विनय क्षिति स्थापक की, जो नैतिक और सामाजिक अनुशासन बनाए रखता था। और अगर हम अक्षपटलाधिकृत की बात करें तो शाही अभिलेखों का रक्षक होता है। स्पष्ट हो रहा है? आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य के शासन में एक प्रकार के कर के रूप में नहीं किया जाता था? कड़मल, अथावने, इसके बाद इराई और वराई। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 98। ऐसा क्यों? आप देखेंगे जो 98 है वो भू राजस्व विभाग से संबंधित था। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। और बाकी की चीजें जो है साम्राज्य के प्रशासन में एक प्रकार के कर के रूप में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता था, जबकि जिसका नहीं किया जाता था वो था अथावने। ओके, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। संगम युग के दौरान निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग ग्रामीण इलाकों के लिए किया जाता था? देखिए कुरिंजी, पलाई, मुल्लई और मरुदम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए आप देखेंगे जो ये कुरी नदी दिखा हुआ है वो पहाड़ी क्षेत्र के लिए, आप देखेंगे पलाई जो है वो शुष्क क्षेत्र के लिए, और मरुदम आर्द्र भूमि के लिए जो है इन संगम युग के दौरान इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। स्पष्ट हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुहार जो अब आधुनिक कावेरी पट्टनम है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था? चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य या इनमें से कोई नहीं? आप देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर चोल साम्राज्य हो जाता है।
देखिए, इस चोल साम्राज्य की राजधानी उरैयूर है और यदि आप चोल साम्राज्य के प्रतीक को देखेंगे तो उसका प्रतीक है बाघ है। अगले प्रश्न की ओर यदि हम बढ़ें तो देखते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक एक नए निकाय के साथ निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए, 99 संविधान संशोधन 2013, 99 संशोधन अधिनियम 2014, 99 संशोधन अधिनियम 2015, 99 अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसको समझते हैं हम। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। भाग 2 में मौलिक कर्तव्य, भाग 3 में नागरिकता, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSPs की बात कर रहे हैं, भाग 5A में यहाँ पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन सा सही है जो पूरी तरह से सही सुमेलित है, तो वो ऑप्शन सी है आपका, यानी कि DPSP पार्ट 4 में ही दिए गए हैं। जबकि आप देखेंगे भाग 2 में मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि नागरिकता, भाग 3 में नागरिकता नहीं बल्कि फंडामेंटल राइट्स, वहीं आप देखते हैं भाग 4A में मौलिक अधिकार नहीं बल्कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में वहां पर प्रोविजन दिया गया है। स्पष्ट हो रहा है। पॉलिटी के क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। 7वीं अनुसूची भाषाएं, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, 11वीं अनुसूची नगर पालिकाएं और 12वीं अनुसूची पंचायतें। तो इसमें से सही कौन सा सुमेलित है, ऑप्शन बी। 10वीं अनुसूची देखेंगे दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, जबकि 7वीं अनुसूची भाषाओं से नहीं बल्कि आप देखेंगे भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। और अगर नगर पालिकाओं की बात की जाए तो ये 12वीं अनुसूची से है, ना कि 11वीं अनुसूची से। वहीं पंचायतों की यदि बात की जाए तो पंचायतें किससे संबंधित है, 11वीं अनुसूची से संबंधित है। क्लियर है। अब आप बता सकते हैं कि ये जो 11वीं और 12वीं अनुसूची है यानी कि नगर पालिकाओं की और पंचायतों की बात करें तो ये किस संशोधन में इनका प्रोविजन, किस संशोधन में इसका प्रोविजन दिया गया है, इनके बारे में, पंचायतों और नगर पालिकाओं के बारे में किस संशोधन में आपको इनके बारे में देखने को मिलता है, वो आप हमें बताइएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप हमें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 371H के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 371 यहाँ पर किसकी बात करा है, 371H की बात करा है। तो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंध में इसमें विशेष उपबंध दिए गए हैं। अगर हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम राज्य के संबंध में प्रावधान जो दिए गए वो किस आर्टिकल में है, तो आप देखेंगे ये 371 किस में है, F में है। ठीक है। यदि हम बात करें मिजोरम की तो मिजोरम देखेंगे किस आर्टिकल के अंतर्गत इसके प्रावधान 371G के अंतर्गत है। और गोवा के प्रावधान के लिए देखा जाए तो 371E के अंतर्गत गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान आपको दिए गए हैं। स्पष्ट हो रहा है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समानता के अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है, जैसे कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और अपराधियों का उन्मूलन, शिक्षा का अधिकार। तो आप देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों, देखिए शिक्षा का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21A के अंतर्गत दिया गया है, जबकि आप देखेंगे कानून के समक्ष समानता किसके आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है आपका 14 के अंतर्गत, अस्पृश्यता का उन्मूलन देखेंगे आर्टिकल 17 के अंतर्गत, वहीं उपाधियों के उन्मूलन देखेंगे आप आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिया गया। तो समानता की श्रेणी में कौन सा नहीं आता, ऑप्शन डी यानी कि शिक्षा का अधिकार नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अस्थियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो इनमें देखिए कौन कौन से परीक्षण दिए गए, जैसे इसमें दिया गया है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोऑक्यूलोग्राफी, इलेक्ट्रोमोग्राफी और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप बताइएगा कि अस्थियों की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बाकी के बता देती हूँ। जैसे ऑप्शन ए की यदि बात की जाए तो मस्तिष्क के लिए इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता, जांच के लिए, इस मस्तिष्क की जांच के लिए इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। वहीं दूसरा यदि हम देखें तो आंख की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है इस परीक्षण का, और जो इलेक्ट्रोमोग्राफी है उसका मांसपेशियों की जांच के लिए इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अटेंशन डिफिसिट हाइपर इक्विटी डिसऑर्डर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है, तो इसमें देखेंगे एम्फीटोमिन की जो एक दवा है उसका इसमें उपयोग किया जाता है। स्पष्ट हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण तंत्रिका तंत्र यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये यहाँ पर नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीसा, एस्बेस्टस और स्मॉग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है किस प्रदूषक के कारण, सीसा यानी कि लेड के कारण। बाकी का देखते हैं इसे CFC दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो भूमंडलीय ऊष्मान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है। आप देखेंगे जो ऑप्शन सी है एस्बेस्टस, वो इसमें देखेंगे कि ये प्रदूषक किसके संबंधित कौन सी समस्या उत्पन्न कर देता है, किसमें श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न कर देता है। स्मॉग की बात करें तो आंखों की जलन से संबंधित है ये।
क्लियर हो गया है और इसका आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? विटिकल्चर अंगूरों का उत्पादन, ओलिविकल्चर जैतून की कृषि, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, पोमोलॉजी सब्जियों का विज्ञान। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो सही नहीं होना चाहिए इनके अनुसार। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बेसिकली ऑप्शन डी है। समझिएगा जरा, जो आप देखेंगे पोमोलॉजी होता है वो सब्जियों का विज्ञान नहीं बल्कि फलों का विज्ञान है। करेक्ट, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है, जैसे गोल्डन फाइबर क्रांति, कपास उत्पादन में वृद्धि, सिल्वर फाइबर क्रांति, जूट उत्पादन में वृद्धि, रजत क्रांति, अंडा या पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर केवल तीसरा सही है, ऊपर के दोनों गलत है। समझते हैं ऐसा क्यों है। देखिए, गोल्डन फाइबर क्रांति जो है वो जूट उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। यदि सिल्वर फाइबर क्रांति की बात की जाए तो कपास उत्पादन में वृद्धि से ये संबंधित है। स्पष्ट हो गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है, जैसे केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान हिसार, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान फरीदाबाद, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म करनाल। और इसमें से हमें चूज करना है 1 और 2, केवल 2, 1 और 3, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी गलत है। समझिए कैसे। यहाँ पर जो सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो हिसार में ना होकर फरीदाबाद में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में ना होकर करनाल में है। और आपका सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म करनाल में ना होकर कहाँ पर है? हिसार में है। ध्यान से पढ़िएगा, हरियाणा पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। पशुओं का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रोग प्रदूषित आहार के कारण होता है? अफारा रोग, पोंकनी रोग, थनौला रोग, मिल्क फीवर रोग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अफारा रोग। जबकि आप देखते हैं जो पोंकनी रोग है वो वायरस है, वायरस के कारण होता है। और थनौला रोग जो है वो जीवाणु के कारण। और मिल्क फीवर रोग, देखिए नाम से कैसा लग रहा है, मिल्क फीवर रोग जो है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। स्पष्ट हो गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गेहूं के करनाल बंट रोग को नियंत्रित करने में के उपयोग में से नहीं है? जैसे बाविस्टिन देखते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड देखिए, कार्बोक्सिन देखिए, प्रोपिकोनाजोल जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि कार्बोक्सिन यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। यदि हम इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से देखेंगे कि गेहूं का जो करनाल बंट रोग है वो कवक के द्वारा होता है। स्पष्ट हो गया है। इस रोग के नियंत्रण के उपाय में हम थीरम, बाविस्टिन, मिथाइल ब्रोमाइड और प्रोपिकोनालोज जो है वो यहाँ पर इसके उपयोग में जो है वो आते हैं। बाकी आप देखें कार्बोक्सिन इसके उपयोग में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। रेशम के प्रकार और उत्पत्ति का स्थान क्या है? मलबरी रेशम भारत, इरी रेशम भारत, मूंगा रेशम भारत, तसर रेशम भारत। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो पूरी तरह से गलत है। क्यों? आप देखेंगे जो रेशम का प्रकार मलबरी रेशम है ना, वो उत्पत्ति का स्थान उसका भारत नहीं है बल्कि चाइना है, यानी कि चीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? हार्ट रॉट बोरोन की कमी, ब्राउनिंग कैल्शियम की कमी, आप बटनिंग देखते हैं नाइट्रोजन की कमी, और मार्श आप देखेंगे मार्श स्पॉट जो है वो उसकी मैग्नीज की कमी के कारण होता है। अब पूछ रहे कौन सा इस प्रश्न में जो है वो सही से सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब आप इसको समझिए क्यों सही सुमेलित नहीं है। इसको समझते हैं हम थोड़ा इस तरह से कि देखेंगे जो हॉट रॉट है वो बोरोन की कमी से होता है, ये सही बात है भाई। तो जो बटनिंग है हमारा वो नाइट्रोजन की कमी से है, वो भी सही है। मार्श स्पॉट मैग्नीज की कमी से। जबकि आप देखेंगे जो ये आपका यहाँ पर दिया गया है, जो ब्राउनिंग दिया गया है, बेसिकली वो बोरोन की कमी है यहाँ पर, ना कि कैल्शियम की कमी है। स्पष्ट हो रहा है, इसलिए कथन हमारा गलत था यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, फाइटोनेडियन। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी के देखिए, जैसे कैल्सीफेरॉल वसा में घुलनशील है, और विटामिन डी, ये विटामिन डी है। इसके बाद देखते हैं टोकोफेरॉल है, ये विटामिन ई वसा में घुलनशील है। वही देखते हैं फाइटोनोडियन जो है वो विटामिन के है, जो वसा में घुलनशील है। और विटामिन सी आप देखेंगे ये जो जल में घुलनशील है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी इमेरिलिडेसी कुल की श्रेणी में आती है? प्याज, सोयाबीन, भिंडी और टमाटर। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। बाकी का देख लेते हैं। जैसे सोयाबीन की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये किस कुल का था? प्याज, इस कुल की बात की गई थी। जैसे सोयाबीन किस कुल की है? तो हम देखते हैं सोयाबीन जो है वो लेग्यूमिनोसी कुल की है। वहीं आप देखते हैं भिंडी कहाँ की है? भिंडी किस कुल की है? आप देखेंगे मालवेसी कुल की। और टमाटर देखेंगे सोलेनेसी कुल का
जो है वो श्रेणी में आता है सब्जी ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व 2 आवश्यक अमीनो अम्लों सिस्टीन और मेथियोनिन तथा विटामिन बी एवं क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है, जैसे जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, सल्फर। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी यानी कि सल्फर हो जाता है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमें। स्थल महत्वपूर्ण खोजें, मोहनजोदड़ो, नर्तकी के तांबे की मूर्ति, कालीबंगा, ऊंट की हड्डियां, चनूदड़ो, पहला मानव निर्मित बंदरगाह, सुरकोटड़ा, घोड़ों की हड्डियां। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो गलत है। क्यों? पहला मानव निर्मित बंदरगाह आपका स्थल चन्हूदड़ो नहीं बल्कि लोथल था। ठीक है, महत्वपूर्ण खोजों में जो पहला मानव निर्मित बंदरगाह मिला है वो लोथल से मिला है, ना कि चन्हूदड़ो से। बाकी के ऑप्शंस आपके पूरी तरह करेक्ट हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धम्म महामत्तों की नियुक्ति अशोक के निम्नलिखित में से किस प्रमुख अभिलेख से संबंधित है? इसका प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 5वां प्रस्तर अभिलेख। ये धम्म महामत्तों की नियुक्ति राज्य के भीतर धम्म के प्रसार के लिए सौंपे गए अधिकारियों का एक विशेष संवर्ग होता है। स्पष्ट हो रहा है? आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और डैश से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए गए। 7 अगस्त 1947, 8 अगस्त 1947, 13 अगस्त 1947 और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर इनमें से कोई नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे कि ये इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त कब? 15 अगस्त 1947 ठीक है से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया था। स्पष्ट हो रहा है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हो जाता है। देखिए समझ आ रहा है ना ये? बाकी का आप इसमें से कोई बताना चाहेंगे जैसे भारत परिषद अधिनियम किससे संबंधित था? यहाँ पर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ लेते हैं थोड़ा। अगला प्रश्न क्या है? चलिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दोनों कथन आपके पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहे कौन से गलत हैं। तो ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई गलत नहीं है, दोनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड, रशिया, कनाडा, फ्रांस। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि रशिया से ये लिया गया है। और आप बताइएगा कि आयरलैंड, कनाडा और फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान में क्या उदाहरण में लिया गया है। ठीक है, इस तरह से आप तैयारी करेंगे अगर एक साथ तो आप बेहतर तैयारी कर सकेंगे एग्जाम की। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। मुगल साम्राज्य से संबंधित विभाग है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया है दीवान ए अर्ज न्याय विभाग, दीवान ए कज़ा सैन्य विभाग, दीवान ए वरीद खुफिया विभाग। एक और दो, दो और तीन, केवल तीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन सी सही सुमेलित है यानी कि तीसरा। दो ऑप्शंस गलत है। क्यों? दीवान ए अर्ज जो है वो सैन्य विभाग से संबंधित है, जबकि आप देखते हैं दीवान ए कज़ा जो है वो न्याय विभाग से संबंधित है। स्पष्ट हो रहा है? किसी चीज़ को पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको इसका उत्तर देने की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग मुगल काल के दौरान महालेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर जनरल के लिए किया जाता था? काजी उल कुज़ात, इसके बाद मुस्तौफ ए मुमालिक, बाकिया नवीस, मीर ए अर्ज। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि मुस्तौफ ए मुमालिक है, जो महालेखक परीक्षक के लिए शब्द का प्रयोग मुगल काल में किया जाता था।
उसको इस तरह से समझिएगा, जैसे काजी उल कुज़ात जो है वो न्यायिक विभाग के प्रमुख होते थे। वाक़िया नवीस की यदि मैं बात करूं तो वो समाचार रिपोर्टर हुआ करते थे। और मीर ए अर्ज जो है वो याचिका के प्रभारी अधिकारी होते थे। इनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किस विभाग की शुरुआत की थी? दीवाने अर्ज, दीवाने बंदगान, दीवाने अमीर कोही, दीवाने मुस्तखराज। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आपका इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए देखिए इसको और समझते हैं। देखिए, दीवाने अर्ज बलबन से संबंधित है, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने अमीर खोही आप किससे संबंधित है? और मोहम्मद बिन तुगलक, ये किस विभाग की शुरुआत की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है ये। वहीं देखते हैं दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है आज का? निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। दिल्ली सल्तनत से संबंधित शब्दावली। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा? पहले ये देखिए, अमीर ए दाद लोक अभियोजक, काजी ए मुमालिक मुख्य न्यायाधीश, काजी उल कज़ात मुख्य न्यायिक विभाग के प्रमुख और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, सभी करेक्ट है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाता है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करिए। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने युद्ध जीता। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने यह युद्ध जीता। पानीपत का तृतीय युद्ध यानी कि तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने यह युद्ध जीता। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा ये तीनों ही जो युद्ध लड़े गए थे वो सही तरह से इनमें सही मिलान दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बात होगी। इसके साथ मैं एडिशनल चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब शुरू हुआ था? 1556 में। और यदि पानीपत के तीसरे युद्ध की बात की जाए तो 1761 में शुरू हुआ था। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। जैसे सेमल का युद्ध में बात करूँ तो 1544 में। इसके बाद तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। वहीं देखते हैं सवाली का युद्ध कब हुआ था? 1612 में। इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। तो इस कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यही क्रम है इसका। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ राजवंश यानी कि डायनेस्टीज दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके फाउंडर्स दिए गए हैं। कारकोट राजवंश, पुष्यवर्मन, उत्पल राजवंश, दुर्लभवर्धन, लोहार राजवंश जो यहाँ पर दिया गया है, समग्र महाराजा दिया गया है, मराठ दिया गया है, वर्मन राजवंश, अवंती वर्मन यहाँ पर दिया गया है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी पूरी तरह से सही है। इस राजवंश के संस्थापक, बाकी के गलत है, समझिए क्यों। कारकोट राजवंश के संस्थापक आप देखेंगे दुर्लभ वर्धन थे। इसके बाद उत्पल राजवंश के संस्थापक आप देखेंगे तो कौन थे? अवंती वर्मन। और वर्मन राजवंश के संस्थापक आप देखते हैं पुष्य वर्मन थे संस्थापक इनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है आज का हमारा अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से किसने गंगई कोंडा चोलापुरम की स्थापना की थी? पुलकेशिन प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अमोघ वर्ष प्रथम, उदयन। तो किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने की थी इसकी स्थापना। बाकी देखते हैं, जैसे पुलकेशिन प्रथम ने वातापी की, अमोघ वर्ष प्रथम ने मान्यखेत की और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। स्पष्ट हो गया है? आइए आगे बढ़ते हैं अब हम। खालिमपुर, नालंदा, भागलपुर अभिलेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? परमार राजवंश, चंदेल राजवंश, सोलंकी राजवंश, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं संबंधित है। तो देखेंगे कि आप यहाँ पर जो पूछ रहे हैं कि इनमें से किस राजवंश से संबंधित है? खालिमपुर, नालंदा और भागलपुर अभिलेख इसमें से संबंधित नहीं। तो किससे संबंधित है? तो पाल राजवंश से संबंधित है। ऑप्शंस में ऐसा नहीं दिया गया था। अब आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जो पाल राजवंश है उनका कार्यकाल कब से कब तक का था। ठीक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। दक्षिणापथ के राजा के संदर्भ में हस्तिवर्मन बेंगी, उग्रसेन कुस्थलापुर, कुबेर, पलक और धनंजय देवराष्ट्र। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सही है, बाकी के गलत है। उग्रसेन के सामने क्या होना चाहिए? पलक होना चाहिए। कुबेर की यदि बात की जाए तो देवराष्ट्र और धनंजय की यदि बात की जाए तो कुस्थलापुर होना चाहिए यहाँ पर। स्पष्ट हो रहा है? वन स्थिति रिपोर्ट भारत की जो है 2021 के अनुसार वन आवरण क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? यहाँ पर तो अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर है, यानी कि मध्य प्रदेश यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या होगा? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव आवरण के क्षेत्रफल में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है वर्ग किलोमीटर में? ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ओडिशा। देखिए यहाँ पर कह रहा है इसकी किस राज्य में मैंग्रोव आवरण के क्षेत्रफल में सबसे अधिक वृद्धि वर्ग किलोमीटर में दर्ज की गई है। ओडिशा का देखेंगे तो 8 किलोमीटर और महाराष्ट्र का 4 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक का 3 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब आप अरुणाचल प्रदेश का हमें बता सकते हैं यहाँ पर कितना क्या वर्ग किलोमीटर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर। क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है हमें। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में इस विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखिए ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन आपके पूरी तरह से करेक्ट है यहाँ पर। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए डैश का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। हमारा यूनियन बजट 22-23 के अनुसार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि 19,500 करोड़ रुपए दिया जाएगा यहाँ पर आवंटन। आगे बढ़िएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार नवंबर 2021 के अंत तक तीसरे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश का नाम बताइए। स्वीडन, स्विट्जरलैंड, भारत और जापान। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि स्विट्जरलैंड हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। एक मध्यम उद्यम में संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। कारोबार डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ऑप्शन ए, यानी कि 250 करोड़ रुपए की बात की गई है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो देखिए जनगणना से काफ़ी प्रश्न आते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। यदि हम हरियाणा पीसीएस की बात करें तो ध्यान दीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा राज्य कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन से स्थान पर है, ये 5वें स्थान पर है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब आप निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। नवीनतम कृषि डेटा 2022 से संबंधित है। मांस के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। मांस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। मांस के उत्पादन में महाराष्ट्र का भारत में दूसरा स्थान है। मांस के उत्पादन में पश्चिमी बंगाल का भारत में तीसरा स्थान है। तो कौन सा कथन इसमें से गलत है? ऑप्शन ए गलत है, बाकी के ठीक है। समझिए ऐसा क्यों है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे 5वां नहीं बल्कि विश्व में इसका 6th यानी कि 6ठा स्थान है भारत का मांस के उत्पादन में। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दिए गए? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्यों? देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर तो पता चल गया, ऑप्शन डी है। तो शीर्ष 3 राज्यों की यदि बात की जाए इसमें तो महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान है। स्पष्ट हो रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा आज का? नवीनतम खनिज डेटा 2022 के अनुसार भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। तो इसमें कौन सा स्थान है? इसका दूसरा स्थान है। फर्स्ट पोजीशन पे आप देखेंगे तो चाइना है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है। सेकेंड पोजीशन पे आप देखते हैं कौन है? इंडिया है अपना। इसके बाद आप देखते हैं और थर्ड पोजीशन पे इसमें कौन है? यहाँ पर यूएसए है। ठीक है, तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। चलिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। 2022 के डेटा के अनुसार भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है। लौह अयस्क के भंडार में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके पूरी तरह से करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्य में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है? पश्चिमी अपतटीय, पूर्वी अपतटीय, असम और आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ईस्टर्न ऑफशोर होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 के 58वें संस्करण में भारत को निम्नलिखित में से कौन सी रैंक दी गई है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो यहाँ पर तीसरी रैंक दी गई है। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। देखते हैं इस प्रश्न में क्या है कि अरुणाचल प्रदेश डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, पंजाब कालीसर राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु वन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, केरल अनामुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि ये असम में है, ये नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो कालीसर राष्ट्रीय उद्यान है वो हरियाणा में है, ना कि पंजाब में। कहाँ पर है? हरियाणा में है। तमिलनाडु में जो ये बता रहे हैं बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान वो गलत है, जबकि ये देखेंगे आप कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है, कर्नाटका में है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। राज्य और उनके वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए, इनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई हैं।
आंध्र प्रदेश के आगे लिखा है कंबाला कोंडा, उड़ीसा सेसा ऑर्किड, असम दीपोर बील, बिहार भीमवंत। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर ये गलत है। क्यों? देखेंगे जो उड़ीसा, ये जो सेसा ऑर्किड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो उड़ीसा में ना होकर अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट है। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए ये उड़ीसा नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं अब हम। गुजरात राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में श्री रामनाथ कोविंद ने हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट द्वारा आयोजित मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? जैसे आप देखेंगे ऑप्शन सी यानी कि नर्मदा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में देश के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसमें किसका किया है? देखिए भागलपुर, बेगूसराय, मधुबनी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो उत्तर है वो डी हो जाएगा। जबकि पहले अनाज आधारित जो इथेनॉल है संयंत्र का उद्घाटन किया है वो किस जिले में किया गया है? तो वो पूर्णिया में किया गया है। किसमें? पूर्णिया जिले में किया गया है। स्पष्ट हो रहा है? चलिए यहाँ पर एक ऐसे लिखा है पूर्णिया जिले में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां सदस्य देश बन गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फिलीपींस, वियतनाम, भूटान, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं है। क्यों? देखिए इसका देखिए ये नेपाल में है। ठीक है, एशियाई देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां देश कौन सा बना है? नेपाल बन गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट है, इसका मुख्यालय आपको बताना है कि कहाँ होगा। चलिए, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 14 राज्यों को डैश का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका प्रश्न का उत्तर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। केरल जल्द ही चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन आपके पूरी तरह करेक्ट हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। डैश ने हाल ही में असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.999% यहाँ पर 999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की है। भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा आज का हमारा देख लेते हैं। डैश के सांबा जिले का पल्ली गांव हाल ही में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित कार्बन न्यूट्रल बनाने वाला देश का पहला पंचायत बन गया है। तो जम्मू बन गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में किस बाघ अभ्यारण्य में आयोजित की गई है? उदयंती, सीता नदी, बांदीपुर, बांधवगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। देखिए आप देखेंगे क्या करेक्ट है। फिर अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाघ अभ्यारण्य में आप यहाँ क्या है कि एक 20वीं बैठक हाल में जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में किस बाघ अभ्यारण्य में आयोजित की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का जो पक्के बाघ अभ्यारण्य है उसमें इसको आयोजित किया गया था। स्पष्ट हो गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तमिलनाडु राज्य के नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को हाल ही में संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी के अंतर्गत भौगोलिक यानी कि जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हाल ही में घोषणा की है कि इस वर्ष से डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन आपके पूरी तरह ठीक है। भारत हाल ही में अपनी उपग्रह आधारित ऑगमेंटेशन प्रणाली रखने वाला दुनिया का डैश देश बन जाएगा। तो तीसरा देश बन जाएगा। किसके बाद? यूएसए और जापान के बाद। किसके बाद तीसरा देश? यूएसए और जापान के बाद तीसरा देश इंडिया बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। यहाँ पर रामसर वेटलैंड साइट्स के संदर्भ में कवरताल आर्द्रभूमि बिहार, व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब, बैम्बनाट कोल आर्द्रभूमि केरल, नांदूर मार्ग
माधुमेश्वर उड़ीसा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों है ये गलत, देखिए जो ये नांदूर माधुमेश्वर है वो आर्द्रभूमि स्थल वो महाराष्ट्र में है, ना कि उड़ीसा में है। बाकी के ऑप्शंस आपके क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसके साथ राजस्थान की सीमा 3 तरफ से लगती है, तो महेंद्रगढ़ की सीमा लगती है। समझ आ रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच यमुना नदी बहती है। घग्गर नदी हरियाणा और पंजाब के साथ सीमा बनाती है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन आपके ठीक हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। जींद सच्चा सौदा मेला, हिसार गोगा नवली मेला, कैथल माता मसानी मेला, गुरुग्राम शाह चोखा खोरी मेला। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कौन सा सही से सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि देखेंगे जो माता मसानी मेला है वो कैथल में नहीं लगता, बल्कि कहाँ का प्रसिद्ध है, ये महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध मेला है। ये स्पष्ट हो रहा है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कोटला झील नूहू, बड़खल झील पंचकुला, दमदमा झील गुरुग्राम, ब्लू वर्ल्ड झील हिसार। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये गलत है। इस प्रश्न का उत्तर तो बी है, लेकिन ये गलत क्यों है, देखेंगे जो आप ये जो बड़खल झील है वो पंचकुला में नहीं बल्कि फरीदाबाद में है। बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाते हैं आपके, करेक्ट हो जाते हैं। ये कहाँ है, फरीदाबाद में है। स्पष्ट हो रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार, गुरु जम्मेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हिसार। ऑप्शन 1 और 2, 1, 2 और 3, 1 और 3 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा यहाँ पर जो है वो सही है, तीसरा गलत है। क्यों, देखिए चौधरी बंसीलाल जो विश्वविद्यालय है वो हिसार में नहीं बल्कि कहाँ पर है आपका, ये भिवानी में है। ठीक है, कहाँ पर है, भिवानी में है ये। आइए आगे देखते हैं। हरियाणा बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत परिव्यय कितने करोड़ रुपए के होने का अनुमान है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हरियाणा बजट 2022-23 के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आप देखेंगे कितने, 600 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य वस्तु और सेवा कर राजस्व से कितने करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो इसमें आप देखेंगे कितने करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, 32,885 करोड़ रुपए। चलिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें अंतिम प्रश्न इसका चयन करना है। सही विकल्प का, हरियाणा की जनगणना 2011 के अनुसार डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो फरीदाबाद, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट गुड़गांव, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी नूह। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये सही है। बाकी के गलत क्यों है, देखिए जो उच्चतम लिंगानुपात वाला जिला है वो फरीदाबाद ना होकर क्या है, नूह है। इसके बाद आप देखते हैं कि जो यहाँ पर दूसरा तो ठीक है, तीसरा गलत है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है फिर आपका, वो आपका फरीदाबाद हो जाएगा। स्पष्ट हो गया है। चलिए, इसी के साथ आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई पे फुली फोकस हो जाइए। एग्जाम्स बहुत नियर है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अपना ध्यान रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग।